और आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह है करावल नगर। ये बात 2018 की है। 18 मार्च को दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक प्लॉट से 13 साल की बच्ची की लाश बरामद होती है। प्लॉट के मालिक ने जब यह भयानक दृश्य देखा तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को बच्ची की पहचान करने में मदद मिलती है। यह पता चलता है कि बच्ची के पिता का नाम सुदेश और मां का नाम अनुपमा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस का शक सुदेश की ओर बढ़ता है। उनके बीच की परिस्थितियां और सबूत ऐसे थे कि पुलिस ने सुदेश को अपनी ही 13 साल की बेटी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब मामला और जटिल होता जा रहा था और पुलिस ने सुदेश से पूछताछ शुरू की ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। सुदेश से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह यह स्वीकार करता है कि वह अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था। उसे लगता था कि उसकी बेटी गलत सोबत में पड़ गई है और गलत लोगों के संपर्क में आ गई है। इसी शक के आधार पर उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, जो कि एक अमानवीय और गलत कदम था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और मुकदमा लोअर कोर्ट में शुरू हुआ। करावल नगर पुलिस ने सुदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद 20 नवंबर 2021 को लोनी बॉर्डर पर एक खाली प्लॉट में एक और लाश बरामद होती है। यह लाश इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसका चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। किसी ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश के आसपास की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को मरने वाले की शर्ट की जेब में एक आधार कार्ड मिला। इस आधार कार्ड पर लिखा सुदेश का नाम था, जिससे पुलिस को यह संदेह हुआ कि यह लाश सुदेश की हो सकती है। तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसी पते पर पुलिस की एक टीम भेजी गई जो आधार कार्ड में दिया गया था। जब पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची तो एक महिला ने कहा कि सुदेश उसके पति हैं। पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें एक लाश मिली है और उसकी शिनाख्त करानी है। फिर पुलिस अनुपमा को मुर्दा घर ले जाती है, लेकिन लाश का चेहरा पहचानने के लायक नहीं था क्योंकि वह बुरी तरह जल चुकी थी। अनुपमा के लिए यह दृश्य बेहद दर्दनाक था। हालांकि लाश के कपड़े देखते ही अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए और वह पहचान गई कि यह लाश उसके पति सुदेश की है। पुलिस ने सुदेश की लाश को परिवार वालों के हवाले कर दिया और परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस ने सुदेश के मामले की जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि सुदेश वही शख्स था जिसे मार्च 2018 में अपनी ही 13 साल की बेटी के कत्ल के जुर्म में तिहाड़ जेल भेजा गया था। उसे कोरोना काल में जमानत मिली थी, लेकिन उसका मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा था। उसकी पैरोल जल्द ही खत्म होने वाली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने से पहले ही उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस को यह जानने की आवश्यकता थी कि सुदेश की हत्या कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण थे। जांच में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने उसके पिछले केस और उसके जीवन के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा, जिससे इस रहस्यमय हत्या के पीछे के सच को उजागर करने में मदद मिल सके। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस को कुछ अजीब लगा। रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी, लेकिन मरने वाले व्यक्ति की हाइट 5 फीट 5 इंच थी, जबकि सुदेश की हाइट 5 फीट 11 इंच थी। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर का फोन आता है। यह सुनते ही पुलिस ने सुदेश के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू हुआ ताकि कोई शक दूर हो सके। एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 19 नवंबर की रात को सुदेश के घर से एक आदमी साइकिल पर कुछ गठरी जैसी चीज लेकर जा रहा था। तस्वीर साफ नहीं थी, इसलिए यह पहचानना मुश्किल था कि वह व्यक्ति सुदेश ही था या नहीं, लेकिन यह जरूर स्पष्ट था कि रात करीब 2 बजे किसी ने सुदेश के घर से साइकिल पर गठरी लेकर निकलते हुए फुटेज में दिखाई दिया। पुलिस ने आगे सुदेश के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की, लेकिन इसमें भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि मामले का सिरा कहीं खो गया है। इसी दौरान पुलिस को एक और खबर मिली। क्रावल नगर इलाके से एक व्यक्ति 19 नवंबर से गायब है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उस व्यक्ति का नाम डोमन रविदास था, जो बिहार का रहने वाला और दिहाड़ी मजदूर था। उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्रावल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि यह गुमशुदगी का मामला सुदेश की पहचान से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने डोमन रविदास की तस्वीरें सभी थानों और गाजियाबाद पुलिस को भी सर्कुलेट कर दी। जांच के दौरान पुलिस को एक और जानकारी मिली, जिसने संदेह को और बढ़ा दिया। पता चला कि 20 नवंबर को सुदेश की लाश मिलने से 2 दिन पहले
उसके घर की छत पर मरम्मत का काम चल रहा था। इस काम के लिए उसने 2 मजदूरों को बुलाया था, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को यह लगने लगा कि अगर सुदेश जिंदा है तो वह अपने घर जरूर आएगा। इसके चलते पुलिस ने सादी वर्दी में एक टीम को सुदेश के घर के आसपास निगरानी के लिए तैनात कर दिया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन सुदेश का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक रात अचानक एक आदमी सुदेश के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, पुलिस टीम भी तुरंत हरकत में आ गई और घर में दाखिल होकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए शख्स को देखकर पुलिस चौंक गई। वह और कोई नहीं बल्कि खुद सुदेश था, जिसकी लाश 20 नवंबर को एक खाली प्लॉट में मिली थी। पुलिस सुदेश को पकड़कर थाने ले गई। वहां उससे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद वह टूट गया और पूरी सच्चाई बताने लगा। सुदेश ने बताया कि जब वह तिहाड़ जेल में था तो अन्य कैदी लगातार उसे ताने मारते थे। वे कहते थे, तुमने अपनी ही 13 साल की मासूम बेटी का कत्ल किया है, तुझे उम्र कैद तो पक्की है, नहीं तो 20 साल के लिए अंदर रहेगा ही। यह बात सुदेश के मन में घर कर गई। उसे लगने लगा कि उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। फिर कोरोना काल में उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसे पैरोल पर रिहाई मिल गई। लेकिन जैसे जैसे पैरोल की अवधि खत्म होने लगी, वह दोबारा घबराने लगा। उसे यह डर सताने लगा कि अब जेल वापस जाना पड़ेगा और शायद पूरी जिंदगी वहीं बितानी होगी। इस डर से बचने के लिए उसने एक तरकीब सोची। फिर उसे एक खतरनाक योजना का ख्याल आया, जिससे वह हमेशा के लिए जेल जाने से बच सकता था। सुदेश ने सोचा कि अगर वह खुद को मरा हुआ साबित कर दे तो सजा से बच सकता है, क्योंकि मृत लोगों को सजा नहीं होती। इस तरह वह अपनी पहचान मिटाकर कहीं नई जगह आजाद जिंदगी जी सकता था। लेकिन खुद को मुर्दा दिखाने के लिए एक शव की जरूरत थी। उसने सोचा कि अगर किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लिया जाए जो उसकी तरह दिखता हो, तो उसकी योजना सफल हो सकती है। कई दिनों तक वह अपने जैसी कद काठी वाले इंसान की तलाश में लगा रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह किसी को ढूंढ भी लेता है तो उसे कैसे भरोसे में लेगा और अपने मकसद के लिए कैसे तैयार करेगा। तभी उसे एक और योजना सूझी। उसके घर की छत में कुछ समस्या थी। पानी टपक रहा था। उसने सोचा कि इसी बहाने मरम्मत के काम के लिए मजदूर बुलाए जा सकते हैं। उसने ऐसे मजदूरों को ढूंढना शुरू किया जो गरीब हों और जिनका ज्यादा कोई पूछने वाला न हो। कई दिनों तक इसी कोशिश में लगा रहा ताकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके गायब होने पर कोई खास हंगामा न हो। सुदेश ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दिल्ली के करावल नगर की एक बस्ती में गया, जहां दिहाड़ी मजदूर आसानी से मिल जाते थे। वहां उसने 2 मजदूर चुने, एक राजमिस्त्री और एक बेलदार। 18 नवंबर को उसने छत की मरम्मत का काम करवाया और दोनों को पूरे दिन का मेहनताना दिया। शाम को उसने राजमिस्त्री को जाने दिया, लेकिन बेलदार डोमन रविदास को रोक लिया। सुदेश ने उसे शराब पिलाई और अपने कपड़ों की एक जोड़ी दी, यह कहकर कि अगली बार साफ कपड़े पहनकर आए। अगले दिन सुबह 8 बजे रविदास अपने राजमिस्त्री के साथ आया और दिन भर काम किया। शाम को काम खत्म होने के बाद सुदेश ने फिर से रविदास को रोका और छत पर पार्टी का बहाना बनाकर उसे खूब शराब पिलाई। रविदास ने वही कपड़े पहने हुए थे जो सुदेश ने दिए थे। जब रविदास पूरी तरह नशे में हो गया तो सुदेश ने पीछे से लकड़ी के भारी पाए से उसके सिर पर वार कर दिया। कई बार मारने के बाद रविदास की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान सुदेश की पत्नी टीवी देख रही थी, जिससे किसी को शोर सुनाई नहीं दिया। जब उसकी पत्नी छत पर आई और लाश देखी तो सुदेश ने उसे अपनी योजना बताई। अब लोग समझेंगे कि यह सुदेश है जिसे किसी ने मार डाला और इस तरह मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। कत्ल के बाद सुदेश ने रात के करीब 2 बजे का इंतजार किया, जब चारों ओर सन्नाटा था और बस्ती के लोग सो रहे थे। तब उसने लाश को कपड़े में लपेटा और साइकिल पर रखकर एक सुनसान खाली प्लॉट की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने लाश को जमीन पर फेंक दिया। फिर कुछ अखबार और अन्य चीजें लाकर लाश के चेहरे पर रखी और आग लगा दी, ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। उसने अपने आधार कार्ड को भी लाश की जेब में डाल दिया ताकि लोग उसे ही सुदेश समझें। इसके बाद वह घर वापस आया और अपनी पत्नी को समझाया, अगर पुलिस तुमसे लाश की पहचान करने के लिए कहेगी, तुम्हें कहना है कि यह तुम्हारे पति का शव है, फिर अंतिम संस्कार कर देना। इस तरह मैं कानूनी तौर पर मृत हो जाऊंगा। सुदेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि हम कहीं और जाकर नई जिंदगी जी सकते हैं,
उसकी पत्नी ने भी उसी के अनुसार रोल प्ले किया। जब पुलिस आई, उसने लाश की पहचान की और अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस बीच एक मुखबिर को सच्चाई का पता चल गया। मुखबिर ने देखा कि सुदेश कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में चुपचाप अपने घर आता और फिर चला जाता था। उसने यह बात पुलिस को बता दी। सुदेश का अंतिम संस्कार हो चुका था और पुलिस को यह विश्वास हो गया था कि वह मर चुका है। रात में सुदेश का बार बार घर आना उसकी खुद की साजिश पर भारी पड़ गया। अगर वह कुछ महीनों तक उस इलाके में ना आता तो शायद वह पुलिस से बचा रह सकता था, लेकिन उसकी गलती से वह पकड़ा गया। इस तरह सुदेश ने खुदकुशी का नाटक नहीं किया, बल्कि खुद की हत्या की एक साजिश रची थी ताकि वह जेल जाने से बच सके। लेकिन सुदेश ने जो योजना बनाई थी वह पूरी तरह से विफल हो गई। दोनों पति पत्नी अब जेल में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान का दिमाग कई बार गलत निर्णय ले सकता है। सजा से बचने के चक्कर में सुदेश ने न केवल अपने जीवन को बर्बाद किया, बल्कि एक और गंभीर अपराध में शामिल होकर अपनी स्थिति और भी खराब कर ली। इंसानी मन की चालाकी और उसके उलटफेर का यह एक बेजोड़ उदाहरण है। और